बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इस्लामी सदारती निज़ाम की बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबरें आई और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर सादिक अली एक पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 22 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि सदारती निज़ाम लाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे। और ये जो दरख्वास्त है ये इस जो फ़ाइल की गई है वो अहमद नवाज़ चौधरी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ज़रिए दायर की गई है। ये हम इस पे आते हैं कि ये इस वक्त ये जो बहस चल रही है क्या चांसेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला दे सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोग मौजूदा निज़ाम से फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग पार्लिमानी निज़ाम को देखते हैं कि इसने हमें कुछ नहीं दिया, तो लोगों में इस फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने के बाद लोग ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए इक़्तिदार में, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने, लोगों को उनके साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। लोग ये समझते थे कि वो करप्ट नहीं हैं, वो नेक नीयत हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, उनको बहुत कम वोटों से जो है उन्होंने हुकूमत बनाई और वो भी इत्तेहादियों के बलबूते पर। फिर हमने देखा कि हर मौके के ऊपर इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब कोई कानून साजी नहीं कर सकते। हम ये भी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जमात, यहाँ तक कि FATF की जो कानून साजी है जो कि पाकिस्तान के मफाद के लिए है, जिसका ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सलामती के साथ है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के साथ है, पाकिस्तानियों के साथ है, उसमें भी अपोजिशन उनको शिकस्त दे देती है और अपोजिशन साथ नहीं देती। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब को जब मुख्तलिफ विनिंग हार्सेस को लाना पड़ा अपनी पार्टी में, जनूबी पंजाब सूबा महाज और इधर उधर से लोगों को लाना पड़ा, तो फिर उनको वज़ारतें भी देनी पड़ी। सदारती निज़ाम आप लोग इसलिए कहते हैं कि सदारती निज़ाम में आपने बराह रास्त जो है वो सदर मुंतखब करना होता है, सदर अपनी टीम खुद बनाता है, उसकी ये मजबूरी नहीं होती कि आप जी मेरा ये मसला है कि मैंने इसको ओबलाइज करना है, मैंने इसको वज़ारत देनी है, इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे, पार्टी के अंदर से ग्रुपिंग हो जाएगी, पार्टी के अंदर से दबाव आ जाएगा, ये मसाइल नहीं होते। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए बहुत उनके पास इख्तियार था, बहुत ताकत थी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी शरीफ ख़ानदान को NRO देकर, डील देकर, उनके साथ मुआहदा करके और उनको बाहर भेज दिया था। और आज तक इमरान खान साहब ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो दिए गए 2 NRO थे उन्होंने आज पाकिस्तान को तबाही के इस दहाने तक पहुँचाया है। अगर उस वक्त वो शरीफ ख़ानदान को बाहर ना जाने देते और उसके बाद फिर जो उन्होंने एक और NRO दिया था पीपल्स पार्टी और नून लीग को, अगर वो ना देते क्योंकि वो NRO तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, तो इमरान खान साहब समझते हैं कि आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें गई हैं, कुछ कहने का बस वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम अक्सर हम अंदाज़े भी लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकती है, लेकिन हमारे अंदाज़े बिल्कुल गलत साबित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले को चैलेंज किया गया था, तो हमारा जो तकरीबन तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का ये था सोच थी, ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को उड़ा देगी, इस दरख्वास्त को उड़ा देगी। उसकी वजह ये थी कि खोसा साहब जो हैं वो जो आती हैं दरख्वास्तें डालने के कोर्ट्स में, उनको पसंद नहीं करते थे। और खोसा साहब ने अपने पूरे उन 9 माह के जो उनके पास वो चीफ जस्टिस रहे उसमें उन्होंने 2 या 3 दरखास्तें 184(3) की एंटरटेन की थी। वो 184(3) की एप्लीकेशंस को, पिटीशंस को वो एंटरटेन ही नहीं करते थे। तो हमारा ये ख्याल था कि वो इस दरख्वास्त को उड़ा देंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि दरख्वास्त गुजार वो दरख्वास्त वापस लेना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उस केस को आगे बढ़ाया और उस केस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं सदारती निज़ाम के ऊपर। देखें, सदारती निज़ाम के हक़ में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है और पाकिस्तानी को अक्सरियत भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सामने वो बड़ी कम्प्लिकेटेड है। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर देखें तो किसी ने भी अपने मंशूर में ये नहीं कहा था कि हम मुल्क में सदारती निज़ाम लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कह चुकी है कि अगर कोई जमात पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, आइन में जो लिखा हुआ है, इसको तब्दील करना चाहती है तो उसको कानून साजी, आइन साज असम्बली का जो है वो मैंडेट लेकर आना पड़ेगा। जमात को इलेक्शन में जाने से पहले कहना पड़ेगा कि जी मैं इक़्तिदार में आकर और आइन को बदलूँगा, तो फिर हो सकता है। और अगर हम सिर्फ रेफरेंडम का कहें कि हुकूमत रेफरेंडम का ही हुक्म दे दे तो उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और इस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मैं आपको दोबारा ये हवाला दूंगा कि जो हुकूमत FATF के ऊपर कानून साजी नहीं करवा सकी, वो सदारती निज़ाम को लाने के लिए, रेफरेंडम के लिए कैसे 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी बिल पास करवा सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम आए। उसकी वजह क्या है? आप देखें, अगर 3 उम्मीदवार खड़े हों
इलेक्शन में सदर के लिए इमरान खान साहब हों और शहबाज शरीफ साहब हों, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है तायात नायल हो गए, शहबाज शरीफ हों और तीसरे हों जरदारी साहब। तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नतीजा सबको पता है कि किसके पास जो है वो अक्सरियत जाएगी। तो नून लीग कभी भी नहीं ये चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम आए, और उनको पता है कि अगर बरह रास्त लोग जो है वो मुंतखब करें सदर को और सदर फिर अपनी काबीना लेकर आए, तो इन्हें यह भी पता है कि अभी भी गो के इमरान खान साहब उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, उनकी कुछ भी मजबूरियाँ हों, चाहे उनके पास शख्सियत नहीं है, उनकी टीम उस तरह सिंसियर नहीं है, टीम में मसाइल हैं, नातजर्बाकारी भी थी, फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हालात हैं, फिर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, आप मुकम्मल अगर इसको हर तरफ से वो मिलाएं तो बड़ी जो चेंजिंग्स आनी चाहिए थी पाकिस्तान में, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी इमरान खान साहब के आने के बाद, वो नहीं हुई। लेकिन उसके ज़ाहिर है उनके पास अपने पास जस्टिफिकेशन है इमरान खान साहब के पास। वो कहते हैं 2 साल तो मुआशी तौर पर इतने ख़राब थे कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान को उससे बचाया। फिर जिस तरह से कश्मीर का मामला है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब फरवरी में पाकिस्तान और भारत की कशीदगी शुरू हो गई थी और उन्होंने जहाज़ भेजे, हमने जहाज़ गिराए, अभिनंदन वाला वाक़या और ये सारे मामलात, और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप चीज़ें देख लें, बहुत से मसाइल हैं जिस वजह से वो बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और 2/3 मेजॉरिटी न होने की वजह से जो है वो कोई भी सख्त कानून साजी जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती। जब बहुत सख्त कवानीन नहीं बना सकती तो ज़ाहिर है उस वजह से बहुत सी चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से की जानी चाहिए। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से लेती है, लेकिन इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये इतना आसान नहीं है। हमारे बहुत से लोगों ने, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसे वो दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई महीने के अंदर अंदर सदारती निज़ाम आ रहा है। मैं हमेशा से इस चीज़ का मुखालिफ रहा हूँ कि हम यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई कर दें, लोगों के जो है वो उम्मीदें उनको गलत उनको दिखा दें, उनकी उम्मीदें जो है वो ज़्यादा वाबस्ता हो जाएं किसी भी चीज़ के साथ, तो ये मुनासिब नहीं होता। ये मामला इतना आसान नहीं है सदारती निज़ाम लाने वाला। तो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ख्वाहिश हो सकती है, कोशिश भी हो सकती है, पाकिस्तानी भी कोशिश कर सकते हैं, पाकिस्तानियों की मुतालबा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं भी व्यूज़ लेने के लिए ये कह सकता हूँ, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जैसे बहुत लोगों ने ये कहा था कि नवाज शरीफ की डील हो गई है, $25 अरब नवाज शरीफ देकर जा रहे हैं, यानी 4000 अरब रुपए नवाज शरीफ देकर जा रहे हैं। फिर आप देखें मोहम्मद बिन सलमान को भी बहुत लोगों ने मरवा दिया था, बगावत करा दी थी सऊदी अरब में कि मोहम्मद बिन सलमान मारा गया है। फिर आपने ये भी देखा कि कई लोग यूट्यूब के ऊपर बैठ के अरबों डॉलर की रोज़ ही बारिश करवा देते हैं कि अरबों डॉलर की बारिश हो गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोगों को फैक्ट्स बताने चाहिए, और लेकिन मसला ये होता है, उन यूट्यूबर्स के साथ मसला होता है जो फील्ड में नहीं जाते। जो फील्ड में नहीं जाता तो ज़ाहिर उसके पास खबर नहीं होती, उसने रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो करनी होती है, तो उसके लिए फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करना, लोगों को फैक्ट्स जो हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जैसे आप ये लद्दाख वाले मामले पर देख लें, लद्दाख वाले मामले पर मैं आपको यकीन से ये कहता हूँ, मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ मुकम्मल तौर पर ये बात कि अगर उस मामले में किसी ने फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्टिंग की है, जो मेरी नज़र में, इसलिए नहीं कि मेरी को बायस्ड ओपिनियन है कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ की हैं वो ईसा नकवी साहब ने की हैं, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स पे की हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस भारत तबाह हो गया है और चीन ने कब्ज़ा कर लिया भारत की सरजमीन के ऊपर और ये हो गया वो हो गया, इसलिए उनको बहुत कम देखा गया, उनके व्यूज़ कम थे। यूट्यूब पे आप अगर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करेंगे चीज़ों को, और आप कभी मोहम्मद बिन सलमान को मार देंगे, कभी आप इमरान खान और ट्रंप के कानों में होने वाली बात बता देंगे, और कभी आप इस तरह की चीज़ें बताते रहेंगे, तो लोग जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, लोग उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं ये अक्सर यूट्यूबर्स को कहता हूँ कि आप अगर आज एक वीडियो कर रहे हैं तो वो ऐसी वीडियो करें कि अगर साल बाद आपकी कोई वीडियो वो देखे या आप खुद देखें तो आपको शर्मिंदगी ना हो, आपको वो वीडियो प्राइवेट ना करनी पड़े। आप आज जाकर बहुत सारे लोगों की 1 साल पहले की वीडियोज़ देख लें, 4000 लोगों को लटकाने का फैसला हो गया, लिस्टें बन गई, इतने लोगों को सरेआम फांसियाँ दी जाएंगी, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा आइन और कानून है, मैं ये भी कहता होता हूँ कि बदकिस्मत यह है कि हमारा आइन और कानून जो है वो करप्ट लोगों को फ़ायदा देने के लिए है, वो ताकतवर को फ़ायदा देने के लिए है, वो ताकतवर को रास्ता देने के लिए है, वो आवाम के फ़ायदे के लिए हमारा आइन और हमारा कानून इस्तेमाल नहीं होता। अगर आवाम के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना हो तो आइन के अंदर पहले 40 आर्टिकल्स यही हैं कि आपने लोगों को क्या क्या सहूलियात देनी है, क्या क्या हकूक़ देने हैं, क्या लोगों को सस्ता इंसाफ मिल रहा है, बर वक्त इंसाफ मिल रहा है, सेहत की सहूलियात मुफ्त मिल रही हैं,
बेहतर मिल रही हैं, तालीम मुफ्त मिल रही है, बेहतर मिल रही है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, पुलिस जो है वो सही सलूक करती है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, करप्शन का खात्मा हुआ है, मुफ्त में काम होता है, मेरिट पर काम होता है। ये सारी वो चीज़ें जो आइन ने जो है गारंटी दी हुई थी, लेकिन नहीं मिलती लोगों को। तो लेकिन आप अभी कहेंगे कि सदारती निज़ाम लाना है तो आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ जाएंगी और आप नहीं ला सकेंगे, आसान नहीं है। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। कोशिश हो सकती है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होगी और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देगी। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ये भी हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट चाहती हो सदारती निज़ाम, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो ये भी चाहती थी कि FATF के ऊपर कानून साजी जो है वो तमाम जमातें वोट दें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए हालात ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हमारी फ़ौज भुगतती है इन चीज़ों को। वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं जब भी मुश्किल हालात होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन अपोजिशन ने नहीं दिया FATF की कानून साजी में वोट और बिल मुस्तरद हो गया। तो देखते हैं इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है। ये जो दरख्वास्त दायर की गई है 184(3) के तहत वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पॉइंट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा किसी वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि ये जो पिटीशन दायर करने वाले हैं इनमें से किसी का जो है वो इंटरव्यू भी किया जाए, उनसे बात भी की जाए कि वो क्या सोच कर उन्हें ये पिटीशन दायर की और उनको इसकी कामयाबी के कितने जो है वो उम्मीदें हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।